अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया के अंदर जिस जमात की हुकूमत है ना, बीजेपी की, दे हैव गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन इंडिया। इतनी मेजॉरिटी लेकर बीजेपी की सरकार हिस्ट्री में कभी भी नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी जितनी मेजॉरिटी की सरकार इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। और ये कहने में मुझे कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूँ मैं कि अगर इस वक्त मैं ये कहूँ कि बीजेपी इंडिया की सबसे बड़ी जमात है, सियासी जमात, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल वो सबसे बड़ी सियासी जमात है इंडिया की। लेकिन हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी जमात तो है, सियासी जमात, लेकिन सबसे बड़ी तंजीम नहीं है। तंजीम और जमात, सियासी जमात में फ़र्क है। तंजीम गैर सियासी भी हो सकती है, उसका कोई और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सियासी जमात इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। इंडिया की सबसे बड़ी सियासी जमात बीजेपी तो है, लेकिन सबसे बड़ी तंजीम नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी खुद एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी। अब ये जो बिजनेस स्टडीज़ के लोग हैं उनको तो पता है कि सब्सिडरी क्या होती है, लेकिन आम लफ्ज़ों में अगर मैं किसी आम बंदे को समझाऊं तो ये एक बच्चा है। जैसे बच्चा है एक, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है, वो इससे भी बड़ी है, लेकिन वो इलेक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेती। अपनी इस पॉलिटिकल विंग बीजेपी को आगे करती है, पीछे से सारा काम वही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रही होती है। और दैट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ आरएसएस। कई बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक आरएसएस का एक नया आपको पहलू बता देते हैं। आरएसएस को आपने कभी भी इस नज़रिए से नहीं देखा होगा जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा होगा। आरएसएस पे कम बात होती है असल में। ये जो तंजीम है ना, इसके 70 लाख से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं। एक्टिव मेंबर 70 लाख से ज़्यादा। अब ये ज़रा फैक्ट सुनते जाइएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है, आई शुड से। 70 लाख से ज़्यादा इनके एक्टिव मेंबर हैं। ये जो आप डंडा बरदार गुंडे परेड करते हुए देखते रहते हैं ना, ये 70 लाख के करीब हैं। ये गुंडे डंडा बरदार 70 लाख हैं और 56,000 56,000 से ज़्यादा इनकी ब्रांचेज हैं इंडिया भर में। 56,000 ब्रांचेस। कैन यू इमेजिन दैट? हाउ बिग इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन? हम आपको बताते रहते हैं कि इस जमात के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोर 100 साल तकरीबन होने वाले हैं इसको, मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर हो चुके होंगे इसको बने हुए। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स दो हैं, बुनियादी मकासद दो हैं। अगर वो दो बुनियादी मकासद हासिल हो गए तो जैसे मुस्लिम लीग बनी थी पाकिस्तान बनाने के लिए कि इंडिया को चीर के दूसरा मुसलमानों के लिए मुल्क बनाना है, मुल्क बन गया तो मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई थी 1947 में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसका जो था वो हासिल हो गया, डिज़ोल्व। ये जो तंजीम है इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। जब वो हासिल हो जाएंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी, ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये अभी तक टिकी हुई उन्हीं दो ऑब्जेक्टिव की वजह से। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये अपने इर्द गिर्द के सारे मुल्कों को ख़त्म करना चाहते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और चीन का तिब्बत, ये सब इनका मानना है कि हमने वापस लेने। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि हिंदू मत के अंदर जो कृष्ण देवता था, कुछ फ़िरके हिंदू मत के मानते हैं कि 10,000 साल पहले थे कृष्ण देवता, कुछ कहते हैं कि कई लाख साल पहले मौजूद थे, कुछ कहते हैं कि 50,000 साल पहले उसकी हुकूमत थी। कोई एक नंबर नहीं है, और फिज़िकली उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना भी मुमकिन नहीं है कि वो कभी कोई बंदा था भी या नहीं, या ऐसे ही मिथोलॉजी है, ये भी साबित कोई नहीं कर सकता कि वो कभी एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये एक बिलीफ है आरएसएस के अंदर कि एक इस तरह का था। आस्था की बात है, बुनियादी तौर पर अकीदे की बात है ये कि एक कृष्ण था, एक अकीदा है असल में। और उनका ये मानना है कि भाई कृष्ण के दौर में ये जो सारे के सारे इलाके हैं ना, ये हमारे हुआ करते थे, ये हमारा मुल्क था हमारा। पहला इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो हमारा मुल्क था ना असली, इसको दोबारा बनाना है हमने। वो हमारा मुल्क है, दूसरे आ गए इसके ऊपर, वो हमने दोबारा बनाना है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है इस तंजीम का कि हिंदू मत का रिवाइवल हमने करना है इन तमाम एरियाज़ में, इन तमाम मुल्कों में। बांग्लादेश को हिंदू बनाना है, पाकिस्तान को बनाना है, अफ़गानिस्तान को, तिब्बत को, श्रीलंका को और भूटान को, म्यांमार, सबको बनाना है जो भी है। और इंडिया के अंदर वो कहते हैं कि सिर्फ़ एक ही मज़हब का नफाज हिंदू मत का, या वो मज़ाहिब, वो रिलीजन जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, इंडियन रिलीजन्स उसको कहते हैं। ये इसको वो हिंदू राष्ट्र कलेक्टिवली कहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र है असल में। नाउ इंडिया के ऊपर इस जमात की हुकूमत
56,000 ब्रांचेस और 70 लाख से ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेंड एक इनकी फोर्स जो डंडे तलवार हथियार चलाना जानती है। और हर वक्त ये 70 लाख इंसान एक हुक्म पर मरने मारने को तैयार भी हैं। अब ज़रा जो पॉलिसी मेकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये ज़रा बताएं सारे के सारे जो भी पॉलिसी जो भी कंसर्न लोग हैं ये बताएं कि ये जो फैक्टर है 56,000 ब्रांचेस, 70 लाख ट्रेंड गुंडे जो कि हथियार चलाना भी जानते हैं और एक कट्टर आइडियोलॉजी, ये फैक्टर्स देखकर आप बताएं कि रीजन को क्या इससे बड़ा भी कोई और ख़तरा है? साउथ एशिया को इससे बड़ा कोई और थ्रेट है क्या? साउथ एशिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना ये साउथ एशिया के सारे मुल्कों के लिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, हत्ता के चाइना का तिब्बत, इनके बैकयार्ड में 70 लाख लोगों की ऐसी फौज तैयार हुई पड़ी है जो कि इन पर चढ़ दौड़ने को हर वक्त तैयार है, इशारे की देर है। दिस इज़ द रियल थ्रेट विच आवर रीजन इज एक्सपीरियंसिंग एक्चुअली। अब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कल एक बार फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, इनको धमकी दी है सबको कि हम इन पे कब्जा भी करेंगे और हम हिंदू राष्ट्र में भी इन सबको कन्वर्ट करने वाले हैं। कल कहा है उन्होंने और कहा ऐसा यकीनन होगा, ऐसा यकीनन होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो कहता होगा ऐसा होगा। कल इन्होंने फरमाया है, अब ये खोखली धमकी नहीं है, इस बंदे के पीछे 70 लाख लोग हैं जो इसके एक इशारे पे तैयार हैं, ठीक है ना। 70 लाख लोग इसके एक इशारे पे ये कहेंगे चढ़ जाओ तो चढ़ जाएंगे। ओथ लिया हुआ होता है ना, एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है इनकी, एक हाथ ऊपर करके शपथ लेते हैं। जब भी आरएसएस का मेंबर बनना होता है शपथ में ये चीज़ होती है कि मैंने तन मन धन जो भी कुछ है मेरे पास वो मैं इस मकसद के लिए लगा दूंगा कि माँ भारती के टुकड़े टुकड़े हुए उन टुकड़ों को मिलाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वगैरह 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 सब। अब ये बंदा इस तरह की बातें कर रहा है जिसके पीछे 70 लाख ऐसे लोग हैं। कल इन्होंने फरमाया है कि अगर हिंदू नहीं बनाया गया सबको इंडिया में सबको अगर हिंदू नहीं बनाया गया तो इंडिया टूट जाएगा। व्हाट रिमेन्स ऑफ इंडिया, जो कुछ भी है जो इस वक्त इंडिया है, टूट जाएगा अगर सबको इंडिया के अंदर हिंदू नहीं बनाया जाएगा। कंट्री विल डिसइंटीग्रेट इफ हिंदूज ग्रो वीकर इन नंबर पावर, ये फरमाया उन्होंने। मौजूदा इंडिया को अगर बचाना है तो हिंदुओं का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ये उन्होंने बात की। और हिंदुओं का नंबर बढ़ाने का मतलब क्या है ये मैं आपको एक बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन। हिंदुओं का नंबर बढ़ाने का क्या मतलब है कि नॉन हिंदू आबादी का नंबर घटेगा तो उनका बढ़ेगा हिंदुओं का। और ये फेनोमेना तभी पॉसिबल है जब आप या तो उन नॉन हिंदूज की जेनोसाइड करके उनको ख़त्म करें या फिर उनको मजबूर करें कि वो हिंदू बन जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। ये दो तरीके हैं ना, तीसरा तरीका नहीं है। जब मोहन भागवत ने कहा कि कंट्री विल डिसइंटीग्रेट इफ हिंदूज ग्रो वीकर इन नंबर पावर्स, हिंदुओं का नंबर को बढ़ाना है तो हिंदू नंबर बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो नॉन हिंदूज की जेनोसाइड कर दें या फिर उनको मजबूर करें कि वो हिंदू बन जाएं। ये दो तरीके हैं। और इसके तहत मुख्तलिफ किस्म के वैसे लॉज प्रैक्टिकली ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आरएसएस तो सिर्फ नारेबाजी करती है वोट लेने के लिए, अभी यूपी का इलेक्शन आ रहा है इसीलिए कह रहे हैं वगैरह वगैरह। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि इनका क्या कौन से लॉज पास हो रहे हैं। आप देखें उसको ज़रा अंदर भी देखें स्टेट्स में क्या हो रहा है। स्टेट्स के अंदर धर्मांतरण एक लॉज बनाए गए हैं रिलीजियस कन्वर्जन के हिसाब से, बहुत सारी स्टेट्स में बनाए गए हैं। यूपी के अंदर हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, कई स्टेट्स में बनाए गए। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर धर्मांतरण के लॉज मौजूद हैं रिलीजियस कन्वर्जन के, पहले ही नाफिज हो चुके हैं, जिनमें अगर आप हिंदुइज्म से कन्वर्ट होते हैं, आप हिंदू हैं कन्वर्ट होते हैं दूसरे किसी मज़हब में, तो आपको सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है, आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर जाकर आपने अपना मुद्दा बताना होता है कि क्यों हो रहे हैं आप। और गलती से भी अगर आप किसी मुसलमान से मुतासर होकर मुसलमान हो रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर किसी ने तबलीग की है, आपको समझाया है, कोई बातचीत हुई है, आपके दिल ने मुतमईन होकर कहा है कि यार मैं गलत था, आई वांट टू कन्वर्ट, या किसी ईसाई से मुतासर होकर किसी ईसाई के साथ आपकी बातचीत हुई और आपको लगा कि मेरा तरीका गलत है, मुझे चेंज होना चाहिए। अब ये एक बंदे का पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मज़हब पर्सनल ओपिनियन, लेकिन यहाँ पर स्टेट इंडिया के अंदर आ गई है और लॉज पास किए गए हैं। अगर किसी से मुतासर होकर किया ना तो उन पर लीगल एक्शन होगा
किसी मौलवी साहब ने, तबलीगी जमात वाले ने, या किसी ने भी आपको इस्लाम की दावत दी, आप मुसलमान हो गए, तो वो तबलीगी जमात वाला अंदर जाएगा जेल में। ये कानून है। हाँ, अगर कोई नॉन हिंदू हिंदू बनता है ना, कोई नॉन हिंदू से हिंदू बनना चाहता है, तो कोई रोक टोक नहीं है, आपको मजिस्ट्रेट के पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। कानून में उन्होंने हिंदू लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। ये जो कानून पास किए हुए हैं इन्होंने, अब ज़रा दजल तो देखें ना आप। एक दजल होता है ना, दजाल, एक इस्लाम में टर्म यूज़ होती है दजाल, इसीलिए टर्म यूज़ होती है। दजाल का मतलब है कि सच और झूठ को खलत मलत कर देना इस तरह से कि उसकी पहचान मुश्किल हो जाए। मतलब आप सच्चाई को झूठ को कुछ ऐसे मिक्स कर दें, मिक्सचर में डाल के, आपको फिर उसको मतलब पता ना चल सके सच क्या है झूठ क्या है। इस लॉ में भी बड़ा दजल किया गया है। इसमें हिंदू लफ्ज़ यूज़ नहीं किया गया कि अगर आप किसी दूसरे मज़हब से हिंदू बनते हैं तो नहीं 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 नहीं, हिंदू लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो पूरी दुनिया की जो NGOs हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, वो आ जाएंगी, वो कहेंगे ये क्या मजाक है। तो लफ्ज़ यूज़ किया गया है इसमें कि अगर आप किसी दूसरे धर्म से अपने बाप दादा के धर्म में कन्वर्ट होते हैं, अपने द रिलीजन ऑफ फोर फादर्स, तो उस पर कोई बैन नहीं है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? रिलीजन ऑफ फोर फादर्स की कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करती हैं कि रिलीजन ऑफ फोर फादर्स मीन्स हिंदू। ये दजल किया गया इन लॉस के अंदर। तो ये अब वो खुल के कहने लगे हैं कि हमने सबको हिंदू बनाना है और उसके लिए प्रैक्टिकली RSS काम भी करनी है, वरना इंडिया बाकी नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं इंडिया ख़त्म हो जाएगा अगर सबको हिंदू नहीं बनाया तो ख़त्म हो जाएगा। ये इंडिया के अंदर मुसलमानों, ईसाइयों सबके लिए एक ऑफेंस है वैसे कि उन्होंने ये सारी जो कानून बनाए ऑफेंसिव है उनके लिए। नंबर ऑफ हिंदूज नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, उन्होंने कहा RSS की चीफ ने, और प्रैक्टिकली भी ग्राउंड पर वो इसके लिए कानून बना चुके हैं। कई स्टेट्स में है, कई स्टेट्स में ड्राफ्टिंग में पड़ा हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ, हो जाएगा अप्रूव। मतलब इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें हैं जिन स्टेट्स में, वहाँ पर ये कानून मौजूद हैं। असल में इंडिया अपनी एग्जिस्टेंशियल एक उनकी जो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। सेक्युलर उसकी बुनियादें थी, गांधी साहब और इन्होंने, वो अब सेक्युलरिज्म ख़त्म हो चुका है। तो मोहन भागवत साहब ने फरमाया कि अगर सारे हिंदू नहीं बने, नंबर ऑफ हिंदूज नहीं बढ़ा, तो इंडिया ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, RSS ने अपने इर्द गिर्द इंडिया के नेबर्स को वार्निंग दी है कल, जब मोहन भागवत साहब ने, RSS की चीफ ने कहा कि इंडिया हिंदू इंडिया तभी बरकरार रहेगा। एक तो बनाएंगे ना हम उसको, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबको हिंदू बना लिया पहले सेक्शन में जो आपको बताया हमने, ये बरकरार हिंदू तब रहेगा जब इंडिया अखंड होगा, अनडिवाइडेड। ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि इंडिया की बका, इंडिया का सर्वाइवल तभी मुमकिन है जब इंडिया अनडिवाइडेड होगा। मतलब कि इसके साबिका हिस्से जो है, एक्स पार्ट्स जो हैं इसके, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी हैं, ये सारे जब इसमें दोबारा मिला दिए जाएंगे तब ही इंडिया हिंदू इंडिया बरकरार रह सकता है, तभी इंडिया हिंदू इंडिया रह सकता है। मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी ज़ाती राय है कि मोहन भागवत साहब के ये जुमले इंतहाई जाहिलाना सोच की अक्कासी करते हैं। क्यों? आप इंडिया की माइनॉरिटी को हिंदू बना के लॉज आपने पास किए हैं, हिंदू राष्ट्र नंबर बढ़ाना है, इसको आपने हिंदू बनाना है, और इसके बाद अगर आसपास के मुल्कों को भी आपने मर्ज करके हिंदू मत की बका और उसकी सर्वाइवल कह रहे हैं कि इससे होगी कि ये मर्ज हो जाएं, तो इर्द गिर्द के सारे मुल्क तो नॉन हिंदू हैं। कोई 40 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहते हैं। इनको इंडिया में मर्ज करने का मतलब हिंदू मत को इंडिया में कमज़ोर करना है या ताकतवर करना है। क्योंकि पहले आज के इंडिया में अगर सबको आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, सबको कन्वर्ट करके हिंदू बना दिया, तो हिंदुओं की तादाद होगी। फिर इसमें जब आप मुसलमानों को मर्ज करेंगे तो हिंदुइज़्म कमज़ोर होगा या ताकतवर होगा, ये तो ज़रा समझा दें कैसे ताकतवर होगा अगर 40 करोड़ उसमें मुसलमान आ गए। मगर फिर भी अगर आप समझते हैं कि इस तरह से हिंदू मत स्ट्रांग होगा, देन इसका एक ही मतलब है असल में कि इनको यू वांट टू कन्वर्ट टू हिंदुइज्म जस्ट लाइक व्हाट यू वांट टू डू विद द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। अब RSS के इन खौफनाक फ्यूचर प्लान्स में जो सबसे ज़्यादा वनरेबल मुल्क है ना, बांग्लादेश है। इन सारे खौफनाक प्लान जो भी हमने अभी तक बताया आपको, इसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल मुल्क बांग्लादेश है। कैसे? ना RSS के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, दे आर नॉट वेलकम्ड देयर। रोज़ाना उनको सुबह शाम इमरान खान से लेकर नीचे के जो बंदा होता है वो उनको डिसलाइक करता है। पाकिस्तान ने कंडीशन लगा रखी है कि कश्मीर को जब तक अलग नहीं करेंगे, मतलब पाकिस्तान कह रहा है अखंड भारत तो छोड़ देना, इसको छोड़ने अखंड भारत को, ये जो कश्मीर लेके बैठे हैं मुस्लिम मेजोरिटी है, इसको भी अलग करें इंडिया से। यू हैव टू कट शॉर्ट इंडिया फर्दर, ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है।
क्योंकि इसमें वो कहते हैं हमारे एरियाज हैं भाई, ये मौजूदा इंडिया के अंदर हमारे एरियाज शामिल हैं, दैट वी वांट बैक। तो वहाँ तो कोई वेलकम नहीं है पाकिस्तान के अंदर आरएसएस को या इस मेंटालिटी को। अफगानिस्तान के अंदर आप देखें, वहाँ पर अफगान तालिबान की हुकूमत है। उधर जाकर अगर किसी ने अखंड भारत का लफ्ज़ निकाला या मोहन भागवत या आरएसएस का लफ्ज़ निकाला तो तालिबान वहीं पकड़ के धपड़धूस कर देंगे। वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आरएसएस के लोगों का आना जाना रहता है, उनकी शाखाएं खुली हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद की बांग्लादेश के अंदर, विश्व हिंदू परिषद इज आल्सो अ सब्सिडरी ऑफ आरएसएस जस्ट लाइक बीजेपी। उसकी एक सब्सिडरी खुली हुई है ढाका के अंदर विश्व हिंदू परिषद की। और आज भी आरएसएस के लोगों को बांग्लादेश में सरकारी सतह पर इनवाइट किया जाता है, वेलकम किया जाता है सरकारी सतह पर, पब्लिक लेवल पर नहीं। पब्लिक लेवल पर वहाँ पर वही सिचुएशन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पब्लिक लेवल पर सिचुएशन है इनके लिए, वही बांग्लादेश के अंदर माहौल है। पब्लिक में इंतहाई डिसलाइक किया जाता है, सरकारी सतह पर वेलकम किया जाता है, आज भी आरएसएस को वेलकम किया जाता है। और उसके लिए जो वहाँ पर करता धरता है वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम आरएसएस को वेलकम नहीं करते, हम इंडिया के ऑफिशियल्स को वेलकम करते हैं एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एज अ इंडियन प्रेसिडेंट, एज इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वगैरह 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 जो भी है, हम उनको ऑफिशियल्स को वेलकम करते हैं, हम उनको एज अ आरएसएस मेंबर वेलकम नहीं करते। ये जस्टिफिकेशन दी जाती है। तो भाई वो खुद कौन है? वो जो चले इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो है, इंडिया का प्रेसिडेंट, लेकिन है तो आरएसएस ना। नीचे क्या है? ऊपर कपड़े पहने हुए हैं, असल क्या है बंदा? वो कोई दूसरी मखलूक है, दूसरा कोई बंदा है? नहीं, कोई सेम बंदा है, आरएसएस के ही है ना। अभी भी अगले महीने आरएसएस का बड़ा नेता, इंडियन प्रेसिडेंट आने वाला है बांग्लादेश, आरएसएस का टॉप का नेता है, बांग्लादेश की ही दावत पर आने वाला है। पहले भी अभी मार्च के अंदर इंडिया के प्रधानमंत्री है आरएसएस के मेंबर, और अब ये आने वाले हैं दूसरे आरएसएस के बंदे बांग्लादेश के अंदर आने वाले हैं, बांग्लादेश की ही दावत पे आने वाले हैं। तो ये जो आइडियल एक ब्रीडिंग ग्राउंड सरकारी सतह पर प्रोवाइड किया जा रहा है बिना एक्सप्लेनेशन तलब किए इंडिया से कि आपकी जो रूलिंग जमात पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये हमारे लिए क्या सोच रखती है और क्यों सोच रखती है, ये किसी से पूछा नहीं जाता। वहाँ पर बांग्लादेश इनको वेलकम करता है, इसीलिए बांग्लादेश वनरेबल है बाकी सारे मुल्कों की बनिस्बत। ना इनको पाकिस्तान के अंदर वेलकम है, ना चाइना में वेलकम है इनको, ना इनको वेलकम की जाती है अफगानिस्तान में इस वक्त अगर आप देखें। लेकिन इस वक्त भी बांग्लादेश के अंदर वेलकम उनको है, वेलकम की जा रही है। इस पे बांग्लादेश के अंदर जो सरकारी सतह पर पॉलिसी मेकर हैं, दे नीड टू ड्रॉ रेड लाइन कि इंडिया के इन एलिमेंट्स को डील कैसे करना है। देखें, कट ऑफ तो नहीं कर सकते ना ताल्लुकात, आप आपके पड़ोसी है, ये भी तो सही बात है, लेकिन एक रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, कुछ इसका हल निकालना पड़ता है कि ये इनसे जो जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं, अगर इंडिया का कोई दूसरा बंदा आ जाए जो कि आरएसएस से एफिलिएटेड ना हो तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर इस जमात का बंदा आता है जो कि बांग्लादेश के खुद के खिलाफ है, उसके वजूद के खिलाफ है, तो उससे कैसे डील किया जाए, इस पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और आरएसएस के जो वहाँ पर जो उनके एसेट्स हैं उनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, उनकी सब्सिडरीज़ खुली हुई हैं, उन सब्सिडरीज़ को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। इस पर बांग्लादेश को काम करना पड़ेगा।